तो टॉपिक आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना पड़ेगा व्हाट इज पॉपुलेशन। तो अगेन पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, एक जैसी स्पीसीज किसी एरिया में जब इकट्ठी रहती हैं, जैसे कि आप लोग ह्यूमन बीइंग हो, एक एरिया में एक स्कूल में रहते हो, तो एक आपका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का बोलोगे पॉपुलेशन। तो अगेन पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एक जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं, अगर रहते हैं, उसको आप बोलोगे पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज लोकल पॉपुलेशन। तो अगर एक पॉपुलेशन एक स्मॉल एरिया में रहती है, जो कि स्मॉलर इन साइज है, जैसे कि मान लो अगर बर्ड्स की, जो एक पेड़ पे रहते हैं और एक ही पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो वो एक लोकल एरिया बन जाएगा, स्मॉलर साइज है। ठीक है, तो वो हो जाएगा उनका लोकल पॉपुलेशन उनकी। ठीक है, इसके अलावा एक आता है मेटा पॉपुलेशन। भाई मेटा पॉपुलेशन क्या होगी? ए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड लोकल पॉपुलेशन। अगर मान लो एक क्लोज रिलेटेड लोकल लोकल पॉपुलेशन का ग्रुप है, मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो चींटियां हैं, उनके जो हैं घर कह लो, ठीक है, वो एक ही एरिया में बहुत सारे बने हुए हैं, देखा होगा आपने मिट्टी में। तो वो एक बहुत सारी लोकल पॉपुलेशन इकट्ठी रहती हैं, और उन बहुत सारी लोकल पॉपुलेशन जब वो कलेक्टिवली बोलोगे तो बोलोगे मेटा पॉपुलेशन हो जाएगी वो। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, ये लिंक करती है किसको? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को। मींस आप पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन किस तरीके से पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन। भाई डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो नेचुरल जो सिलेक्शन होता है, इट आल्सो ऑपरेट एट द पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, यानी कि एक पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, नेचर में सिलेक्ट हो जाएगी और दूसरी वेनिस्ट हो जाएगी। यानी जो अडेप्ट करेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और जो अडेप्ट नहीं करेगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, इट आल्सो ऑपरेट एट द पॉपुलेशन लेवल। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे भाई। तो फर्स्ट इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बता दिया। नंबर वन पे आता है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी भाई, यानी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ठीक है, या फिर उसकी डेंसिटी क्या है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन द रीजन। यानी कि कितने इंडिविजुअल हैं और कितना एरिया है। मान लो 1000 इंडिविजुअल हैं और डिवाइडेड बाय द 500 हेक्टेयर जमीन में, एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितने इंडिविजुअल कितने एरिया में रहते हैं, तो वो आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज पे। सेकंड एट्रीब्यूट्स आता है क्या, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसका बर्थ रेट पे, इसको बोलते हैं नेटेलिटी पे। तो ये क्या होता है कि कितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में उस पॉपुलेशन में। मींस रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर बर्थ रेट ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। ये दो बातें आपने लिखनी है कि नए इंडिविजुअल का जो बर्थ हो रहा है वो उस पॉपुलेशन में कितने टाइम में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 20 क्या है लोटस के प्लांट है भाई, ठीक है, और नए प्लांट 8 नए प्लांट ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर कितने थे, 20 थे, और 8 ऐड नए हो गए, ठीक है, तो टोटल हो गए इनके 28। तो अब यहाँ पर जो बर्थ रेट निकल के आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 20.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। यानी कि एक साल में 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ लोटस आर एडिड इन दैट पॉपुलेशन। ये हो जाएगा इनका बर्थ रेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर डेथ रेट की बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा कि कितने यानी कि क्या रेट है जिससे जो इंडिविजुअल्स है उनकी डेथ हो रही है पर पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका डेथ रेट। फॉर एग्जांपल 40 फ्रूट फ्लाइज थी जिनमें से 4 की डेथ हो गई, तो डेथ रेट कितना आ जाएगा आपका 4 बाई 40, तो लगभग 0.1 इंडिविजुअल पर यूनिट पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। यानी ये वीक का इन्होंने टाइम इंटरवल लिया है, यानी कि टोटल 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 जो फ्रूट फ्लाई हैं वो एक वीक में मर रही हैं। तो मतलब जो डेथ रेट निकल के आया आपका वो आएगा 4 डिवाइडेड बाय द 40.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये हो जाएगा इनका डेथ रेट भाई। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका वो आता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन भाई। ठीक है, ये क्या होता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्पर्स्ड है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, यानी कि
yield helpful information about how species interact with one another, यानी कि ये जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन है ये भी बताता है कि एक पॉपुलेशन है वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ किस तरीके से एक ज्योग्राफिकल एरिया में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम यहाँ पर देखें, एक पॉपुलेशन का डिस्पर्जन ये है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, एक का ये है, ये रैंडम है, और तीसरे का हो जाएगा क्लम्प्ड डिस्पर्जन भाई। तो अगर मान लो पॉपुलेशन इस तरीके से डिस्पर्ज है भाई, यानी कि जो एक रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पॉपुलेशन है ये दूर एक एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन से दूरी बना के रखती है, यानी कि उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये कुछ आप कह सकते हो क्रस्टोज बुशीज हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ग्रो करते हैं, मीन्स ना ही तो एक दूसरे को हार्म करेंगे ना ही बेनिफिट करेंगे ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भाई, यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट भी करती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था, यानी कि जो डिस्पर्जन है वो ये बताता है कि हाउ द स्पीसीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि दूसरी स्पीसीज के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। बाय स्टडिंग रिसर्चर्स कैन लर्न मोर अबाउट द पॉपुलेशन बाय स्टडिंग दे वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्पर्ज, यानी कि वो किस तरीके से डिस्पर्ज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनके ये पढ़ने के बाद हमें इन पॉपुलेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्पर्जन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर स्प्रेड आउट, वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है, फैले हुए हैं। वेयर दे आर लाइव इन क्लोज प्रोक्सीमिटी, क्या वो एक क्लोज प्रोक्सीमिटी यानी कि ग्रुप में रहते हैं या फिर नजदीक नजदीक रहते हैं, या फिर दूसरी पॉपुलेशन से या फिर दूर रहते हैं भाई। ठीक है, और या फिर वो क्लस्टर में रहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे हमने इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आता है आएगा हमारा यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, दूसरा आएगा रैंडम, और तीसरा आएगा हमारा क्लस्टर्ड या फिर क्लम्प्ड डिस्पर्जन भाई। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स लाइव इन दैट स्पेसिफिक टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर हर एक पॉपुलेशन कह लो या फिर हर एक इंडिविजुअल कह लो उस पॉपुलेशन का, वो एक अपने पर्टिकुलर टेरिटरी में ही रहेगा, वो दूसरे के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मीन्स वन एग्जाम्पल वुड बी द पेंगुइन्स भी, तो आपने देखा होगा जो पेंगुइन्स होते हैं लाइव इन ए टेरिटरी एंड विद इन दोज टेरिटरी द बर्ड्स स्पेस देमसेल्फ एंड आउट रिलेटिव यूनिफॉर्मली, यानी कि जो पेंगुइन्स होता है आपने देखा होगा वो एक ग्रुप में रहते हैं और वो दूसरी जो एनिमल्स हैं उनकी टेरिटरी में वो कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, वो अपना एक झुंड में रहेंगे या फिर ग्रुप में रहते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट का एग्जाम्पल आप ये जो क्रस्टोज बुशीज होती हैं इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा रैंडम भाई। ठीक है, रैंडम का मतलब क्या होगा, spread individual in such as the wind dispersed seeds which fall randomly after the traveling, यानी कि जैसे कि हवा में अगर आप कोई सीड्स हैं या फिर पोलन ग्रेन्स है वो आप उनको फेंक दो, हवा में डिस्पर्स कर दो, तो रैंडम गिरेंगे अलग अलग, कहीं पर हो सकता है ग्रुप में गिर जाएं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इनका ग्रुप बना हुआ है कुछ का, और कुछ क्या है बहुत दूर दूर गिरे हुए हैं। तो ये जो पैटर्न होगा इसको बोलोगे आप रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कुछ पॉपुलेशन होती हैं यूनिफॉर्म का है, ये रैंडम का भाई। तो ये इस टाइप के जो प्लांट आपने देखे होंगे ये कई बार का आपको दिखेंगे दिखाई देंगे क्लस्टर में दिखाई देंगे, और कई बार आपको सिंगल भी अलग अलग भी दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा क्लोज देखोगे तो कुछ ग्रुप में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दो दो के ग्रुप में, यहाँ पर सिंगल भी है। यानी कि रैंडम का मतलब यही है कि कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है, जस्ट सिंपल रैंडमली स्प्रेड आउट। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर लैंड या फिर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये एस्ट्रेस, इनको आप एस्टर बोल सकते हो, एस्ट्रेसी के मेंबर हैं ये। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इनको क्लस्टर्ड या फिर क्लम्प डिस्पर्जन बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सीड्स होंगे या फिर जो प्लांट्स होंगे ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे भाई, या फिर एनिमल होंगे हमेशा ही आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया है सर्ब है ये यूक्लिया डिवी नोरम भाई। ठीक है, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं ये हमेशा क्लस्टर में रहते हैं भाई। यहाँ पर आप देखो क्लस्टर, ये एक क्लस्टर बना हुआ है इनका, एक ट्री है, इसके नीचे कुछ थोड़े बहुत हर्ब सरब यानी कि आप कह सकते हो कुछ बुशीज वगैरह लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक बड़ा प्लांट है यानी कि एक अकेसिया प्लांट है ये, और नीचे ये यूक्लिया प्लांट है।
तो जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हो हमेशा एक एकेशिया प्लांट हमेशा इन यूक्लिया प्लांट के साथ हमेशा क्लस्टर में रहता है, या फिर आप कह सकते हो क्लम्प्ड में रहता है, ग्रुप में रहता है ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्लम्प फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एग्जांपल आप काराकम डिजर्ट है भाई, ये सेंट्रल एशिया में। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, जो प्लांट हैं ये लगभग इक्वली डिस्टेंस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं सारे सारे, यानी कि नेचुरल एग्जांपल है एज कम। तो ये इसका आप नाम लिख सकते हो, यानी कि सर्व्स इन द काराकम डिजर्ट इन द सेंट्रल एशिया शोइंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये जो पैटर्न है ये भी आपको साउथर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है, जहां पर अकेशिया और यूक्लिया जो प्लांट होते हैं ये हमेशा क्लम्प्ड में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवलशिप कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द लाइफ टेबल, यानी कि लाइफ टेबल के अंदर जो यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उनका बर्थ होता है और किस तरीके से अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करते हैं वो। ठीक है, तो हमने इसको जो ग्रोथ है उसको हमने 3 अलग अलग प्लॉट बना लिए हैं, यानी कि जो प्लांट है, एनिमल है, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 अलग अलग ग्राफिकल वे में हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा टाइप 1 भाई, दूसरा आएगा टाइप 2 और थर्ड आएगा टाइप 3। टाइप 1 क्या कहता है कि अर्ली स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर मान लो 100 इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है। ठीक है, 100 में से क्या हो रहा है लगभग, ये यहाँ पर आप एज लगा लो, एज का है मान लो 0, और यहाँ से एज बढ़ती चली जाएगी भाई, आप यूनिट में आप एज कर सकते हो। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे तो आप मान लो यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, लाइक दैट आप कर सकते हो। मैं एक बार इसको हटा के ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम, तो मान लो यहाँ पर है आपका 10 साल, यहाँ पर मान लो 30 साल, यहाँ पर मान लो 50 साल, यहाँ पर मान लो 70 साल। अपनी मर्जी से आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे भी कर सकते हो, 10, 10 का गैप में भी कर सकते हो, आप 20, 20 के गैप में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे टाइप 1 में अगर 100 इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है तो लगभग 100 के 100 ही थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता है, और वो लगभग 20 या 30 साल तक हो जाते हैं। मैं 100 के 100 तो नहीं बोलूंगा, बट 100 में से आप मान लो कि लगभग 900 या फिर 950 के आसपास सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी की लगभग 50 के आसपास की डेथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो ग्राफ है आप देखोगे ये एकदम से जैसे ही यहाँ पर 60 साल आई भाई, 60 या 65 आप लगा लो, 65 हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो जैसे 65 को क्रॉस करते हैं यहाँ पर एक डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही जो एज है वो हमारी 65 को क्रॉस कर रही है या फिर 70 को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइप 1 सर्वाइवलशिप करो। ठीक है, टाइप 2, तो टाइप 1 का एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। टाइप 2 की अगर बात करें, ये एप्लीकेबल होता है बर्ड्स के ऊपर भाई। ठीक है, तो बर्ड्स का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 100 एग बने किसी बर्ड से, टोटल बर्ड की कोई मान लो, चाहे वो आपका पिजन्स है या फिर आपको पिकॉक है, कोई भी आप बर्ड्स ले सकते हो। अगर वो एक कम्युनिटी में, एक एरिया में, एक लैंड के ऊपर, जोग्राफिकल लैंड के ऊपर अगर 100 एग को प्रोड्यूस करते हैं, उन 100 में से क्या होगा, जैसे ही वो उड़ने लगेंगे, मान लो एक आप कह सकते हो नेस्ट है, घोंसला है, उसमें एक 4 एग, एक बर्ड उसने 4 एग को प्रोड्यूस किया, बर्थ किया। ठीक है, उनमें से जब तक वो उड़ने नहीं लग जाते हैं, हो सकता है 1 या 2 नीचे गिर जाते हैं किसी वजह से। ठीक है, और जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट होते हैं, तब कुछ क्या होंगे, जैसे उनके पंख अभी आए नहीं है लेकिन उड़ना स्टार्ट होंगे, तो कुछ दूसरा जो प्रीडेटर होते हैं उनको मार देते हैं, या फिर वो जैसे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो नेस्ट से, एग से बाहर आएंगे और नेस्ट से नीचे गिर जाएंगे पेड़ से, और उनकी डेथ हो जाती है। तो लगभग आप कह सकते हो 4 में से 1 या 2 ही इस स्टेज पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है उसका लगातार डिक्लाइन हो रहा है एक डायगोनली एंगल्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व। इसके अलावा टाइप 3 जो होता है हमारा, ये हम कह सकते हो प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है भाई। तो मान लो यहाँ पर आप देखोगे, एक मान लो जामुन ही लगा लो आप, या कोई भी प्लांट लगा लो, तो मान लो 100 फ्रूट लगते हैं, तो 100 फ्रूट में से मोस्टली क्या हो जाएंगे, या तो ह्यूमन बीइंग उनको खा लेंगे, या फिर बर्ड्स खा लेंगे, या फिर नीचे गिरने के बाद जो कीड़े वगैरह हैं वो उनको खा लेंगे। ठीक है, और जो सीड्स बचेंगे भाई, तो 100 सीड में से ये बता रहा लगभग 50-60 के आसपास वाइबल सीड बचते हैं। 50-60 में से लगभग आप कह सकते हो 1 या 2 ही उस पेड़ के नीचे जो नए पौधे हैं वो उगते हैं। हो सकता है 5 भी उग जाएं, कोई वो बात नहीं है, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो 1000 में से 5 का
नए प्लांट बनना, तो बहुत कम है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डिक्लाइन है, जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये शार्प डिक्लाइन शो कर रही है, यानी कि 1000 से डायरेक्टली यहाँ पर एक ही बचेगा, एक या दो ही बचेंगे जो प्लांट बनेंगे, लेकिन जो प्लांट बच जाता है वो लॉन्ग टाइम तक फिर सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व। एग्जाम में अगर आपको अपने आता है तो अपने तीनों के विद एग्जांपल आपने इसको बता के आना भाई। तो इसमें यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, इट ट्रेस द डिक्लाइन ऑफ द ग्रुप ऑफ न्यू बोर्न ओवर द टाइम, यानी कि सर्वाइवलशिप जो कर्व होता है ये ट्रेस करता है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है, या फिर आप कह सकते हो ट्रेस मतलब पता लगाता है कि जो न्यू बोर्न है उनका किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, तो उनका जो डिक्लाइन हो रहा है उसी बेस पे मैंने इसको 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, प्लॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टू ए सर्टेन एज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं वो कितने एज तक सर्वाइव करते हैं, तो एक प्लॉट हमारा बन के तैयार हो जाता है। उसको आप बोलोगे सर्वाइवलशिप कर्व भी, या फिर सर्वाइवलशिप प्लॉट भी इसको बोल देते हैं। है तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 अर्ली स्टेज में आपने क्या देखा, अगेन यहाँ पर भी टाइप 1 है, ठीक है, सेम पिक्चर है। टाइप 1 में उन्होंने क्या देखा कि अर्ली स्टेज में, ठीक है, जब वो चाइल्ड थे वहां पर जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, मिडिल में और लेट जो एज होगी उनकी, वहां पर जो डेथ रेट होना इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, डेथ रेट स्टेबल था बिल्कुल, डेथ बहुत कम हो रही है, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर एज पहुंची, चाहे वो आप उसको 65 मान लो चाहे 70 मान लो, ठीक है, उसके बाद एकदम से जो शार्प डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला। इसके अलावा टाइप 2 में हमने क्या देखा, कांस्टेंट जो डेथ रेट है ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बर्ड्स का एग्जांपल ले रहे थे। अगर मान लो 4 एग हैं, 2 पहले टूट गए, और उसके बाद जब वो 2 में से एक बर्ड से वो फ्लाई कर रहा है, और एक वो जब जो उसके बर्ड्स जो नेस्ट से बाहर आएगा उसका हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट है ओवर द टाइम। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा कि अर्ली जो स्टेज होती है भाई, वहां पर जो डेथ रेट है वो हाई है, लेकिन जो लेटर जो स्टेज हो जाएगी वहां पर जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि टाइप 1 का एकदम से आप उल्टा बोल दोगे टाइप 3। आते हैं सेक्स रेशियो भाई। तो यहाँ पर आपने बताना है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर इसका पॉपुलेशन का, जो कि बताता है कि किसी पॉपुलेशन में जो मेल है और फीमेल है वो कितने हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल, बट ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो लाइक 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ द मेल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 में से 60 क्या फीमेल हैं और 40 क्या मेल हैं, तो यहाँ पर जो 60% आप कह सकोगे पॉपुलेशन जो फीमेल की है और 40% पॉपुलेशन वो मेल की है। सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा एज पिरामिड भाई। एज पिरामिड के अंदर आपने बताना है, अपने एज को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉपुलेशन का। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसके अगर डेफिनेशन की बात करें हम पहले, तो पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। आपको पता है चाहे पॉपुलेशन चाहे बर्ड्स की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, उसके अंदर आपको अलग अलग एज के जो इंडिविजुअल हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशंस प्लॉटेड इन प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पिरामिड भी, यानी कि अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर दो, ठीक है, कि मान लो 100 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, 100 में से मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 आदमी ऐसे हैं जिनकी एज 70 से ज्यादा है, ठीक है, 70 प्लस वाले हैं। उसके बाद 40 ऐसे हैं जिनकी एज है 50 के आसपास है, ठीक है, और बाकी जो 30 बच गए वो ऐसे हैं जिनकी एज है वो आप कह सकते हो 50 से कम है। ठीक है, तो आप इसको एक एक पिरामिड शेप में आप इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मान लो एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने जो पॉपुलेशन है उसको 3 अलग अलग एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट बता दिया प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये होती है बिलो द 16 या फिर 18 ईयर। अगर वो 18 साल से छोटे हैं तो उनको बोलोगे आप प्री रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाले वो होंगे जिनकी जो एज है वो 18 से 35 के आसपास है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो होंगे जिनकी एज 40 प्लस या फिर 45 प्लस हो जाती है।
ठीक है। अगर मान लो पॉपुलेशन एक ऐसी है जहां पर जो यंग वंस है भाई, उनकी एज बहुत ज्यादा है, सॉरी उनका नंबर बहुत ज्यादा है। मान लो 1000 में से, यहाँ पर हम एक नंबर ले रहे हैं 1000, ठीक है। 1000 में से जो बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं, उनकी जो एज है मान लो वो है, यहाँ पर मान लेंगे हम 500, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव वाले हैं मान लो आपके 300, और बाकी जो 200 बच गए वो ओल्ड है। तो ये यानी कि ये आप देख रहे हो ऊपर नंबर, ये जो बार है छोटी है। छोटी है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर कम है। ये बार नीचे बढ़ रही है, यहाँ पर आप देखोगे बार एक्सपेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ज्यादा है। और नीचे वाली जो बार है वो और ज्यादा एक्सपेंडेड है, या फिर आप कह सकते हो ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर नंबर और भी ज्यादा है। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टाइप ऑफ एज पिरामिड, जिसको बोलोगे आप एक्सपेंडिंग वही। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंडिंग है। यहाँ पर जो यंग वंस हैं जो 18 साल छोटे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेबल वे, स्टेबल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर कंट्री वाइज चले हम, ठीक है, तो यूएस में क्या हो रहा है कि वहां पर जो जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वो अगर मान लो दो हैं तो वो दो ही बच्चों को पैदा कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, अगर दो पेरेंट्स हैं तो सभी के दो से ज्यादा बच्चे हैं। तभी यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, जो बार है वो ज्यादा है। ठीक है। लेकिन वहां पर स्टेबल इसलिए है, अगर मान लो यहाँ पर 1000 ही ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, तो मान लो वहां पर 500 क्या है, रिप्रोडक्टिव है, तो यहाँ पर उनके जो चाइल्ड है टोटल वो 500 ही होंगे। ठीक है। चलो 500 नहीं लेना चाहिए था, मान लो 400 400 ले लेते हैं, 400 है तो 400 ही रहेगा। तो टोटल जो 200 बच गए आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा यूएस का भाई, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। और थर्ड जो टाइप हमारी, इसको बोलते हैं डिक्लाइन भाई। डिक्लाइन में आप जापान का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। वहां पर क्या है, वहां पर जो यंग वंस हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो है 500। ठीक है। वो बच्चा पैदा कर रहे हैं एक, या एक भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज वाले बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो 300 के आसपास है। और जापान में आपको पता है लाइफ ज्यादा होती है, तो वहां पर जो ओल्ड एज है उनका नंबर भी आपको ज्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू यंग वंस। तो वहां पर हमें डिक्लाइन जो ग्राफ है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो यानी कि एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली शो द एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंबाइंड डायग्राम। यहाँ पर हम ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द शेप ऑफ पिरामिड, यानी कि अगर अगर आप शेप को देखकर आप ये बता सकते हो कि उस पॉपुलेशन, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है या डिक्लाइन कर रही है या फिर स्टेबल है। वो में है यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेंडिंग आप इसको बोल सकते हो। यूएस में अगेन स्टेबल है, स्वीडन में डिक्लाइन कर रही है ये। स्वीडन या जापान का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है। इन्होंने मेल फीमेल को अलग अलग रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, बट यहाँ पर ये जो कलर है, जैसे कि यहाँ पर आप ये आपका रेडिश या ऑरेंज कलर देखोगे, ये आपका अगेन रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। ठीक है। ये येलो वाले हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। और ये जो बार नीचे वाली आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इट इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप चेंजिंग ओवर द टाइम। और इसके अलावा ये जो चेंज हो रही है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे भाई। फॉर एग्जांपल फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर्स एंड वेदर पे, यानी कि फूड कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ह्यूमन बीइंग है, उनको खाने के लिए बहुत सारा खाना है, ठीक है, तो कोई स्ट्रगल नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, और वहां पर जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी लगातार। ठीक है। नंबर 2 पे आता है प्रेडेशन प्रेशर, यानी कि शिकार का प्रेशर। जैसे कि मान लो एलिफेंट है या फिर जो टाइगर है, लाइन्स, उनका नंबर कम क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो जो शिकारी होते हैं, हंटर होते हैं, उनको शिकार करते रहते हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो उनका जो नंबर हो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा आ जाएगा वेदर कंडीशंस पे। वेदर में मान लो फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ जाएगा, ड्रोट आ जाएगा, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी या फिर स्टेबल रहेगी। ये मैंने बात कर ली है। इसके अलावा इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन भी दो फैक्टर और हैं जो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, इट इज अफेक्टेड बाय द इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन भाई। अगर पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, मान लो इंडिया से जो यंग वंस हैं खासकर, वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाके रह रहे हैं, तो उसको बोलोगे आप इमाइग्रेशन भाई।
ठीक है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जहां पर ये जा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही यहां पर अगर कोई आके बस रहा है तो उसको बोलेगा इमिग्रेशन। ठीक है। तो अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ही नेगेटिव का साइन है, ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही जो नेटेलिटी है, बर्थ रेट है, ये पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, और जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है, ये पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रही है, डेंसिटी को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, दो फैक्टर ये हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे एलिफेंट की पॉपुलेशन को भी, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने कोई, हाँ, ये क्रूगर नेशनल पार्क है साउथ अफ्रीका में। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि हंटिंग अलाउड थी। ठीक है, शिकार करना अलाउड था। कब तक? लगभग 1950 से 60 तक भाई। ठीक है, हंटिंग अलाउड थी। तो जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो लगातार लगभग उतनी थी, बढ़ नहीं रही थी। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो इधर 2000, 4000, 6000, 8000, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये। ठीक है। तो जब तक हंटिंग वहां पर अलाउड थी, ठीक है, बैन नहीं थी, तब तक क्या हो रहा था, एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, लगभग 1955 से 60 के बीच में इन्होंने क्या किया, हंटिंग को बैन कर दिया। और जैसे हंटिंग बैन हुई, यहाँ पर देखोगे आप, जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है ये रैपिडली ग्रो कर रही है। ठीक है। और लगभग अभी लगभग 8000 को टच करने, शायद इवन ये 60 का डाटा है, इसके बाद कर भी दिया होगा। ठीक है। तो ये होता है अगेन प्रेडेशन प्रेशर भाई, शिकार का प्रेशर आप कह सकते हो। ठीक है।